वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उसी में अब हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम मॉक टेस्ट देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में 20 क्वेश्चन कंटेंट के देखेंगे और 10 क्वेश्चन पेडागोजी के देखेंगे, तो उसी में आज हमारा ये मॉक टेस्ट 1 होगा और ये लास्ट टाइम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी अगर सीटेट साइंस में नहीं की है और लास्ट टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना चाहते हैं, तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा जिसमें आपको 10 क्लासेस मिलेंगी ऐसी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं और बेहतरीन क्वेश्चन भी हैंड टू हैंड उनके डिस्कस करे हैं। तो वो 10 क्लासेस ज़रूर देख लें और बाकी ये मॉक टेस्ट तो आप ज़रूर देख कर जाएं और बताएं कि आपने इसमें कितना स्कोर किया। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर बताने हैं कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कौन कौन से कथन सही हैं। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, बिल्कुल साउंड जो है वो वाइब्रेशन जो है कंपन के द्वारा निर्मित होती है, अदरवाइज वो फिर प्रोड्यूस ही नहीं होगी। वेव जो फॉर्म हो रही है वो कंपनों की वजह से ही फॉर्म उसमें होती है। साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, बिल्कुल हम पढ़ते हैं चैप्टर में कि ध्वनि संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बात भी सही है। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ये बात गलत है। देखिए लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तभी तो जो स्पेस है वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता, तब भी लाइट जो है वो अर्थ तक आ जाती है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर गलत है और हमें सही स्टेटमेंट्स ही बतानी है इसमें। साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, बिल्कुल ये बात सही है। साउंड जो है वो प्रकाश की तुलना में धीमी गति से चलती है, तभी आपने देखा होगा पहले जो है जो लाइट चमकती है, जब बारिश हो रही होती है तो लाइट जो है पहले चमकती है और उसके बाद देखेंगे बिजली कड़कने की आवाज़ जो है वो काफ़ी बाद में आ जाती है और लाइट पहले ही चमक जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो फास्टर ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू साउंड, क्योंकि वहाँ पर लाइट को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। इट मीन्स जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको सुन लीजिएगा। अ बॉय रोल अ रबर बॉल ऑन अ वुडन सरफेस, ठीक है, एक लड़का है रबर की गेंद को लकड़ी की सतह पर जो है लुढ़काता है। द बॉल ट्रेवल अ शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले बॉल ने क्या है छोटा सा दूरी जो है वो कवर की है। टू मेक द सेम बॉल ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ही में रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे, इसके लिए उसे क्या करना होगा? सीधी सी बात है, वहाँ पर उसको फ्रिक्शन जो घर्षण है उसको कहीं ना कहीं कम करना होगा, तभी क्या होगा, बॉल ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और वो कैसे कर सकता है? स्प्रिंकल टेल्कम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस, उस पर अगर वो टेल्कम पाउडर छिड़क देगा तो सरफेस चिकना हो जाएगा, जिससे गेंद जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कवर करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इसमें बताइए क्या मैचिंग जो है आपकी सही होगी। कॉलम ए दिया है और कॉलम बी दिया है। कॉलम ए में जो दिए हैं कुछ यहाँ पर हार्मोन्स दिए हैं और कॉलम बी में उनसे रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसी डिजीज जो हैं वो यहाँ पर दिए हैं, तो मैचिंग कर कर बताइए। देखिए थायरॉक्सिन किससे संबंधित है? सीधी सी बात है, वो ग्वाइटर से संबंधित है। जो घेंगा हो जाता है गले में वो थायरॉक्सिन जो है उससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ए का थर्ड होगा जो कि हमको 3 ऑप्शन में मिल रहा है। ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? बोनापन हो जाता है। हाइट जो है उसमें आपका बढ़ने में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो ग्रोथ हार्मोन ही होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंसुलिन जो है वो आपकी डायबिटीज़ से कनेक्टेड है, तो बी का आपका फोर्थ होगा। बी का आपका फोर्थ एकमात्र फोर्थ ऑप्शन में ही दे रखा है, तो यही हमारा आंसर होगा। मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट ने अपने आंसर सही दिए होंगे और याद रखेंगे जो एड्रिनल हार्मोन है वो आपका सॉल्ट इम्बैलेंस, उसकी वजह से क्या होता है, कौन सी डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती है, सॉल्ट इम्बैलेंस जो है वो बॉडी में हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी में एज इट इज़ ऐसे ही दिए हैं मैच द कॉलम, और उन्हीं से लेकर मैंने ये क्वेश्चन आपका बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन। आंट स्ट्रिंग कंटेन एसिड, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बताइए क्या आंसर दिया। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया होगा। चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड होता है। फिर से मैंने ये लिस्ट आपको दे दी है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। एसिटिक एसिड जो है वो आपका सिरका में होता है, लैक्टिक एसिड दही में, पालक का याद रखेंगे ऑक्जेलिक एसिड होता है, और इमली में भी पूछा जाता है, या फिर अंगूर या कच्चे आम में तो उनमें टार्ट्रिक एसिड होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन यहाँ पर चुनना है। बताइए चलिए क्या सही कथन होगा। टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल,
ऊतक जो होते हैं असमान कोशिकाओं का समूह होते हैं। देखिए हमारी बॉडी में सेल होते हैं, वही जब सेल बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल एक साथ आ जाते हैं तो वो आपके ऊतक कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। तो टिश्यू जो होते हैं वो डिसिमिलर नहीं सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल होता है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। एन ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ सिमिलर सेल, देखिए एक ऑर्गन के अंदर, एक अंग के अंदर बहुत सारे टिश्यू के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वहाँ पर डिसिमिलर सेल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर गलत हो गया। वैक्यूल्स आर नॉट फाउंड इन अ प्लांट सेल, जब मैंने आपको पढ़ाया है तो बताया है पादप कोशिकाओं में रिक्तियाँ होती हैं और उनमें तो बहुत ज़्यादा स्पेस वो लेती हैं, बहुत बड़ी रिक्तियाँ जो हैं वो प्लांट सेल में पाई जाती हैं और एनिमल सेल में बहुत छोटी वैक्यूल्स होते हैं। और इन्हीं वैक्यूल्स को हम स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये वाटर, मिनरल, वेस्टेज, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर स्टोर कर रखती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4, प्रोक्रियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। देखिए प्रो मतलब पहले सेल, तो जो पुराने सेल होते हैं उनमें वेल डिफाइंड केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे प्रोक्रियोट्स के उदाहरण हैं। और हमारी बॉडी के अंदर कौन से सेल हैं? वो यूक्रियोटिक सेल हैं, मॉडिफाइड सेल हैं, जिनमें वेल डिफाइंड केंद्रक जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आंसर जो था, जो करेक्ट स्टेटमेंट था, वो ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा कथन गलत है यहाँ पर हमको बताना है। आर्टरीज, जो धमनियाँ होती हैं, वो कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द पार्ट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल ये बात सही है, धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के भाग में लेके जाती हैं। वेन्स कैरी, जो शिराएँ होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच लेके जाती हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो वेन्स एंड आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल, ये यहाँ पर गलत है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा था, क्योंकि आपको पता होगा वेन्स में जो वॉल होती हैं वो थिन होती हैं और आर्टरीज में जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं। पहले भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आंसर यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द टर्म दैट इज यूज फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज। खमीर, मशरूम और जो ब्रेड मोल्ड होते हैं उनमें जो पोषक के तरीके के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्द है वो क्या होता है? देखिए ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जिनमें प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं जैसे ईस्ट, मशरूम, तो ये होते हैं आपके सैप्रोफाइट मृत जीवी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देखिए पैरासाइट का उदाहरण होता है अमरबेल, जो किसी होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। जैसे जूं वगैरह, खटमल वगैरह, वो सारे पैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं। लीचीज, वो सब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी जो था वो हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस इज लाइकली टू हैव द मिनिमम फ्रिक्वेंसी। निम्न में से किस वाक ध्वनि की जो आवृत्ति है वो न्यूनतम होगी? देखिए मिनिमम फ्रिक्वेंसी उसी की होगी जिसकी पिच जो है वो मिनिमम होगी। और पिच मिनिमम कब होगी? जब आवाज़ जो है क्या होगी? भारी होगी। देखिए जितनी आवाज़ पतली होती है उतनी ही पिच ज़्यादा होती है और उतनी ही फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, आवृत्ति ज़्यादा होती है। बेबी गर्ल, बेबी बॉय और एक वूमेन, इनकी आवाज़ तीखी होती हैं, पतली होती हैं, तो इनमें जो है फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी वो एक पुरुष की आवाज़ में होगी, क्योंकि उनकी आवाज़ भारी होती है तो पिच लो होती है, जिसकी वजह से मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट इसका आंसर सही देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू रिगार्डिंग द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। जो समतल दर्पण होता है जिसमें हम डेली अपना फेस देखते हैं, उसमें बनने वाला जो इमेज बनती है उसके बारे में सही कथन क्या क्या है ये बताते हैं। इमेज इसमें इरेक्ट होती है, बिल्कुल सीधी, जैसे मिरर में हम देखते हैं अपने आप को, हम टेढ़े मेढ़े थोड़ी दिखते हैं, हम तो सीधे दिखते हैं। सही। इमेज जो होती है इसमें वो रियल नहीं होती, इसमें जो है मिरर के पीछे इमेज बनती है, उसे हम किसी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, तो इमेज वर्चुअल होती है। तो ये यहाँ पर सही नहीं है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व परावर्तित होता है, बायां दायां हो जाता है और दायां बायां हो जाता है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाता है, ये बात भी सही है। द इमेज साइज इज सेम इज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल जितने आप हो, आप छोटे हो तो छोटे दिखोगे, आप बड़े हो तो बड़े दिखोगे, तो इमेज का साइज भी जो सेम होता है ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पर जो सही कथन है वो ए, सी और डी है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, यहाँ पर हमको सही सिक्वेंस बताना है ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल का। मानव की जो आहार नाल है उसके जो विभिन्न भाग हैं उनका सही क्रम जो है यहाँ पर बताना है। तो देखिए सही क्रम होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। सबसे
पहले हमारा माउथ आएगा, फिर हमारे गले का ईसोफेगस हो गया, ग्रासिका हो गई, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया है ह्यूमन आई का और यहाँ पर ABCD दिए हैं जिनको हमें लेबल करना है, जिनका हमें नामांकन करना है। बताइए यहाँ पर ये क्या क्या है। सी को आप सबसे पहले बताएंगे, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो सी यहाँ पर हमारा लेंस होगा जो हमको अब 2 ऑप्शन में दिख रहा है, एक सेकंड ऑप्शन में और एक आपका फोर्थ ऑप्शन में। तो अब इन्हीं में से कोई हमारा आंसर होगा। देखिए ए देखिए जो सबसे पीछे हैं ये हमारी सीलियरी मसल्स होती हैं, आंखों के कोनों में होती हैं। तो ए हमारा सीलियरी मसल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ए हमारे सीलियरी मसल्स हैं। बी हमारे छोटे छोटे ये जो काले काले दोनों तरफ बने हुए हैं ये हमारे आइरिस होते हैं, यही हमारी आई का कलर डिसाइड करते हैं। जैसे ब्राउन ब्लैक जो होती है वो पूछा जाए तो याद रखेंगे उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, आइरिस रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में परितारिका। सी पर लेंस है, आइज में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इमेज कहाँ बनती है, पीछे रेटिना पर बनती है। इमेज कैसी होती है, यहाँ पर इमेज रियल होती है क्योंकि वो रेटिना पर बनती है, और इमेज यहाँ पर उल्टी बनती है। बाकी जब हमारे सेंस जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेंस करके उसको क्या कर देते हैं, जो मसल्स होती हैं वो सीधा कर देती हैं। तो सी यहाँ पर लेंस की बात हो रही है, और डी हमारा कॉर्निया होता है। यहाँ पर दे रखा है डी, जो सबसे बाहरी लेयर दिखा रहे हैं ये कॉर्निया की होती है। जब किसी व्यक्ति की आंख दान करी जाती है तो उसमें उसका क्या पार्ट दान किया जाता है, वो कॉर्निया ही दान होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, जितने भी इंडिकेटर हैं वो प्लीज़ यहाँ से देख कर जाएँ। मैंने जो 10 क्लासेस कराई हैं उसमें एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में सारे इंडिकेटर आपको अच्छे से करा दिए हैं, तो वो क्लास इंपॉर्टेंट है। जो 10 क्लास अभी लेटेस्ट सीरीज़ कराई थी वो देखें ज़रूर। एक बॉय के पास क्या है, पेस्ट ऑफ टर्मरिक है, हल्दी का जो गाढ़ा पेस्ट है। तो वो क्या करता है, इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर डालता है और साथ में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पर डालता है। तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा, तो आपको पता ही है टर्मरिक एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करती और बेस में जो है वो रेड कलर शो करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारा एसिड था, अम्ल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अ ब्लॉक ऑफ आयरन ड्रॉप्ड इन अ वेसल ऑफ वाटर सिंक टू द बॉटम, दिस इज बिकॉज पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड डाला जाता है तो वह तल में डूब जाता है। इसका कारण क्या है ये हमको बताना है। देखिए इसका कारण ये होता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यहाँ पर काम करता है। तो जो पानी ब्लॉक के द्वारा हटाया गया होगा वो पानी कम होगा, तो नीचे से बुआंट फोर्स कम लगी होगी जिसकी वजह से वो ब्लॉक जो है वो डूब गया होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक, जो पानी हटाया गया है, विस्थापित करा गया है ब्लॉक के द्वारा, उसका जो भार है ब्लॉक की तुलना में क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जो पानी हटाया गया है वही तो नीचे से बुआंट फोर्स होती है, तो वो कम हटाया गया और किससे, जो वेट था ब्लॉक का, तभी क्या हुआ होगा, वो रोकने वाला वेट कम था जिसकी वजह से जो ब्लॉक है वो नीचे डूब गया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यहाँ पर हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। देखिए फिर से साउंड वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, अ ड्रम वाइब्रेट विद अ लो फ्रिक्वेंसी देयरफॉर इट प्रोड्यूस अ लो पिच साउंड। बिल्कुल, एक जो ढोल होता है उसकी आवाज़ भारी होती है, जब आवाज़ भारी होती है तो फ्रिक्वेंसी लो होगी और फ्रिक्वेंसी लो होगी तो पिच भी लो होगी। ये बात तो सही है, हमें गलत कथन बताना है। जो विसल होती है उसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, जो सीटी होती है उसमें देखा होगा आपने बहुत पतली आवाज़ होती है तो उसमें उच्च फ्रिक्वेंसी होती है, तो इस वजह से उसकी पिच भी हाई होती है। जनरली द वॉइस ऑफ मैन इज श्रिलर, ये गलत है। मैन की जो आवाज़ होती है ना वो तीक्ष्ण नहीं होती, महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण होती है। तो यही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है। बाकी ये बर्ड मेक अ हाई पिच साउंड, बिल्कुल, जबकि जो लायन होता है वो लो पिच रोर करता है। शेर जो होता है उसका तारत्व कम होता है क्योंकि वो उसकी आवाज़ भारी होती है क्योंकि वो दहाड़ता है। ये पॉइंट भी सही है, तो थर्ड पॉइंट ही यहाँ पर गलत था और थर्ड ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। 15th क्वेश्चन, द गैस इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट आर, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधाघर प्रभाव का कारण है वो हमको बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मीथेन, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी वो गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से विस्थापन रिएक्टिविटी सीरीज से ये क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, किसी भी तरह से फॉर्म में ही आएगा। मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया था। सेलेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग द रिएक्शन विच इज़ पॉसिबल, तो यहाँ पर बताना है कौन सी जो अभिक्रियाएं हैं वो पॉसिबल हैं। देखिए
सिंगल मेटल सॉल्यूशन में पड़े मेटल को तभी डिस्प्लेस कर पाएगा, तभी वहाँ पर रिएक्शन होगी जब ये सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्योंकि कॉपर एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। जिंक जो है Fe मतलब क्या है, आयरन, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सॉल्यूशन में पड़ा कॉपर है, आयरन जो है सिंगल Fe उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं जिंक की बात करूँ तो वो इस एल्युमिनियम जो सॉल्यूशन में पड़ा है उससे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, सिंगल मेटल, तो इस वजह से यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन कहाँ कहाँ हो जाएगी, बी और सी में। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। यहाँ पर कौन से कथन गलत हैं ये हमको यहाँ पर बताना है। वेदरिंग इज अ फास्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अपक्षय जो होता है मिट्टी के निर्माण की एक तेज प्रक्रिया है, नहीं। देखिए वेदरिंग जो होती है उसमें क्या होता है, पत्थर जो है ब्रेक डाउन हो के छोटे छोटे होके एंड में आके वो सॉइल मिट्टी में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, एक बड़े पत्थर को पूरा छोटा होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये फास्ट प्रोसेस नहीं होता है, तो इस वजह से ये तो इनकरेक्ट होगा। परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इज फास्टर इन सैंडी सॉइल। बिल्कुल, जहाँ पानी सबसे जल्दी निकलेगा वो परकुलेशन रेट है, तो वो आपके कहाँ ज़्यादा होता है, वो आपका रेत में ज़्यादा हो, रेत में पानी डालेंगे वो तुरंत उसमें से निकल जाता है। तो सेकंड पॉइंट तो सही है, हमें इनकरेक्ट वाले बताने हैं। लोमी सॉइल जो होती है, जो दोमट मिट्टी होती है, उसमें सैंड, क्ले, सिल्ट ये सारे होते हैं ह्यूमस के साथ साथ, तो ये बात भी सही है। जो लोमी सॉइल होती है वो इन सब का ही कॉम्बिनेशन होती है। टॉप सॉइल कंटेन द मिनिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस, नहीं, जो टॉप सॉइल होती है उसी में सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है, जो अवशिष्ट वेस्ट मटेरियल है ना, वो सबसे ज़्यादा टॉप लेयर में ही देखने को मिलता है सॉइल की, मृदा की। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएंगे फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं, बाकी दोनों सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, अ मटेरियल एम वॉज हीटेड इन अ स्पून एंड इमीडिएटली पुट इन अ जार एंड कवर्ड। एक जो पदार्थ एम है वो चम्मच में गर्म कर तुरंत एक गैस के मर्तबान में जो है वो रखकर ढक दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जो है उसमें पानी जो है वो डाला जाता है, तो देखा जाता है घोल क्या करता है, नीले पेपर को लाल कर देता है। नीले को लाल कौन करते हैं, वो मैंने मेटल और नॉन मेटल में आपको बताया था। जो धातु होते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो लाल को नीला करेंगे, लेकिन जो अधातु हैं, जो नॉन मेटल हैं, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किसी नॉन मेटल की बात हो रही है, क्योंकि नॉन मेटल ही क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं। तो मटेरियल कुड भी, मटेरियल यहाँ पर क्या होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये तीनों के तीनों मेटल हैं, तो ये यहाँ पर नहीं होंगे। बात यहाँ पर नॉन मेटल की हो रही है, तो सल्फर जो है वो यहाँ पर नॉन मेटल है, यहाँ पर बात सल्फर की हो रही है। और बाद में जो है सल्फ्यूरस एसिड जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल मेटल। सभी धातुओं के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, दे आर हार्ड, ये गलत है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं सभी मेटल, ऑल मेटल के लिए कौन सा कथन सही है। अगर यहाँ पर जनरली लिखा होता तो ये पॉइंट यहाँ पर पहला पॉइंट सही हो जाता है, क्योंकि जनरली सभी मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑल मेटल के लिए पूछ रहा है, तो सारे मेटल हार्ड नहीं होते, क्योंकि हम मरकरी एज अ एक्सेप्शन पढ़ते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव, हम कॉपर के बारे में पढ़ते हैं कि जो कॉपर है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो हम ये नहीं कह सकते वो सारे के सारे बहुत रिएक्टिव हैं। सोडियम, पोटाशियम जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे आर लेस डेंस देन वाटर, नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लेस भी होते हैं, कुछ मोर भी होते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ये जो है ये पॉइंट यहाँ पर सही है। जितने भी मेटल होते हैं कहीं ना कहीं वो चाहे थोड़े अमाउंट में करें या ज़्यादा अमाउंट में करें, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है सभी मेटल के बारे में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटेंट का 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग लिक्विड आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ये हमको बताना है। बिल्कुल विनेगर, विनेगर जो है एसिड, जब भी एसिड की बात होगी वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास जो है वो हो जाएगी, क्योंकि H+ आयन रिलीज होंगे, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो विनेगर यहाँ पर हो जाएगा। सिरका बिल्कुल हो जाएगा। सिरके में कौन सा एसिड होता है, आपका एसिटिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है। शुगर सॉल्यूशन, जहाँ भी न्यूट्रल
जहाँ भी न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात होगी वहाँ पर आयन रिलीज नहीं होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, तो शुगर सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्ट के सॉल्यूशन में भी बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो विनेगर और सॉल्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो जाएगी। जबकि डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि जो अशुद्ध जल होता है ना उसमें कोई भी मिनरल्स और सॉल्ट वगैरह जो है वो नहीं होते, जबकि जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो अगर लेकिन डिस्टिल्ड वाटर कहा जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो यहाँ पर पूछा था किसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो विनेगर और सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब ए और सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से हमने ये 20 क्वेश्चन देखे जो आपके कंटेंट के थे। अब हम 10 क्वेश्चन देखेंगे पेडागोजी के, और इस तरह से ये हमारा पहला मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट होगा। The following steps are generally recommended to be followed in a scientific method। वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की सिफारिश की गई है, और इनका सही क्रम यहाँ पर नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पर सही सीक्वेंस जो है वो मिलाना है। तो बताइए यहाँ पर सही सीक्वेंस क्या होगा। वीडियो पॉज कर कर देखिए, यहाँ पर जो सही सीक्वेंस होगा वो होगा, सबसे पहले हम समस्या की पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जब हमें समस्या पता चल जाएगी तो उसके बाद हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे, परिकल्पना करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे। जब हम कुछ सोचेंगे तो उससे रिलेटेड आंकड़े जो हैं वो हम एकत्रित करेंगे। तो CBD हमको ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिलता है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये सबसे पहले समस्या की पहचान करी गई, फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ सोचा कि हमको कैसे चीज़ें करनी होंगी। फिर जब हमने सोच लिया तो हमने क्या करा, कुछ डेटा को कलेक्ट करा, और जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद जो हमने सोचा था हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, और लास्ट में जो है हम अपना एक निष्कर्ष जो है वहाँ पर निकालेंगे। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कुड लर्निंग बी मेड मोर मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 बाय द टीचर वाइल टीचिंग द टॉपिक सेव वाटर। शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। देखिए, जब भी अधिक सार्थक की बात होगी तो हम बच्चों से क्रियाकलाप, एक्टिविटी, ऐसी कोई चीज़ कराएंगे जहाँ बच्चे जो हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो ऑप्शन सबसे अच्छा होगा। आस्क स्टूडेंट टू डिज़ाइन पोस्टर नहीं, ऐसे लिखवाना, क्विज कंपटीशन कराना, ये यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरव्यू पीपल इन देयर कॉलोनी। यहाँ पर हमने क्या करा, बच्चों का इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए उनको एक्टिविटी दी, अबाउट वाटर कंजप्शन एंड कैरी आउट वाटर ऑडिट। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी विधि होगी, क्योंकि वहाँ पर बच्चे के बहुत सारे स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे जो हैं वहाँ पर डेवलप होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही टेक्निक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच अमंग द फ्लोइंग क्वेश्चन वुड बी ओपन एंडेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके ज़रूर सेट में आएगा कि कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। जहाँ पर मल्टीपल आंसर होते हैं वो ओपन एंडेड होता है, और जब भी ऐसा आ जाए व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर ऐसी स्थिति हो जाए, तो वहाँ पर समझ जाइएगा वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो क्या हो, तो कोई वस्तु जो चल रही है वो कभी भी नहीं रुकेगी। तो बच्चे वहाँ पर अलग अलग सोचेंगे और अलग अलग आंसर देंगे। कोई बोलेगा मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, कोई बोलेगा मैं गिलास को पकड़ ही नहीं पाऊंगा, मतलब जो है अलग अलग आंसर वहाँ पर आएंगे। तो बी जो है वो यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका, अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन जो है, अ स्टूडेंट एग्जिबिट द फॉलोइंग 3 ट्रेड्स ABC अकॉर्डिंग टू द 3 डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पर हमको बताना है करेक्ट सिक्वेंस ऑफ 3 डोमेन क्या होगा, 3 अलग क्षेत्रों के निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। ए में क्या दिया गया है, पानी का उपयोग करते हुए उसे बर्बाद नहीं करना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे के अंदर भावात्मक, बच्चे को मोरल्स वैल्यू जो है वो पता है कि पानी का उपयोग करते हुए उसको बर्बाद नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा डोमेन दिख रहा है, हमें उसका भावात्मक डोमेन जो है वो दिख रहा है। टेल द केमिकल फॉर्मूला, उसने मस्तिष्क में जो याद करा वो चीज़ एग्जिटिव बता दी। तो संज्ञानात्मक की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो लॉजिकल थिंकिंग है, माइंड जो है वहाँ से कनेक्ट करता है, हमारी एज के हिसाब से जो हम चीज़ें याद करते हैं उनसे कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये संज्ञानात्मक को दर्शा रहा है डोमेन को। और थर्ड में देखिए, एक्यूरेट मेजर द वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर, यहाँ पर पानी के नमूने का आयतन सही मापता है। तो बच्चे ने कोई एक्टिविटी करी है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो साइकोमोटर मनोगति को यहाँ पर दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, साइंस कैरिकुलम शुड बी एम टू, विज्ञान पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए। डेवलप्ड स्टेमिना टू वर्क लॉन्ग, अगर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सप्लीमेंट द कंटेंट वगैरह ये भी नहीं होगा। ये यहाँ पर देखिए जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल दिख रहा है। कल्टीवेट ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता,
क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन, और फ्रीडम फॉर फियर एंड प्रिजुडिस। देखिए विज्ञान जो है ये कहता है कि जितने भी अंधविश्वास होता है ये वाली चीज़ें नहीं होती, तो उनसे मुक्त करना ही साइंस कैरिकुलम का जो है बिल्कुल एम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अ साइंस टीचर कलेक्ट and read the work of the class, then plan and adjust the next lesson to meet the student need he or she is doing। देखिए विज्ञान के शिक्षक क्या कर रहा है, कक्षा में काम को इकट्ठा करता है और पढ़ता है। जो भी बच्चों ने काम किया उसको पहले इकट्ठा करा और उसको पढ़ता है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है। फिर वो देखता है कि छात्रों को कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे और जो है नेक्स्ट लेसन में करनी होंगी, क्योंकि उसने पहले देखा, कलेक्ट करा और फिर उसके बाद रीड करा और उसके बाद वो सोच रहा है जो कमियां हैं उनको दूर करूं, उसी हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट लेसन प्लान जो है वो बनाऊं। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए वो बच्चों का गुण देख रहा है। जब भी बच्चों के गुण, क्वालिटी देखी जाती है तो वहाँ पर आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, सीखने के लिए आकलन होता है। असेसमेंट एज लर्निंग में बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, गहन चिंतन जो है वो वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात क्या हो रही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को प्रोफिशिएंस कर देना, किसमें, सॉल्विंग एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में दक्षता विकसित करना, नहीं। टू प्रमोट रेशनल थिंकिंग, बिल्कुल तर्क संगत सोच को बढ़ावा देना। जब उनके अंदर तर्क संगत सोच विकसित होगी तभी तो वो क्या करेंगे, खोजी होंगे, तभी वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी वो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और रिसर्च करेंगे और प्रोजेक्ट वर्क में लगेंगे और उनकी जो क्रिएटिविटी स्किल है वो वहाँ पर बढ़ेगी। तो तर्क संगत सोच को बढ़ावा देना यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर्स आर इंपॉर्टेंट इन साइंस एक्सपेरिमेंट बिकॉज। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि बच्चे का मिसकंसेप्शन है तो वो सही है या गलत है। वो बिल्कुल बच्चे के अंदर मिसकंसेप्शन होता है और वो सही होता है, तो सेम ऐसे ही एरर इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं बताइए 4 ऑप्शन में। ये पास और फेल देखने के लिए नहीं, स्कोर अच्छा करने के लिए नहीं, प्रोवाइड स्पेस फॉर रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, ये सब नहीं होंगे। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चिल्ड्रन थिंकिंग एंड हेल्प देम टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको डेवलप करता है, बच्चे की सोच में अंतर्दृष्टि जो है उसको प्रदान करता है। वो नए नए आइडियाज सोचेगा और कहीं ना कहीं समाधान को पहचान करने में उसकी मदद करेंगे, क्योंकि गलतियाँ होंगी तभी वो अपनी गलतियों से सीखेगा और फिर कोई नई चीज़ जो है वहाँ पर वो सोचेगा और उसको जो है अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस कैरिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज। ये एक ना एक सेट में जरूर बनेगा ये क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का क्या अर्थ होता है ये हमको बताना है। तो बहुत बार बताया है, वो हमेशा आयु के अनुरूप होनी चाहिए जो कैरिकुलम होना चाहिए, और यही हमारी कॉग्निटिव वैलिडिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट का, पेडागोजी का, द टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म इज इन रिलेशन टू साइंस एजुकेशन मीन्स दैट चिल्ड्रन शुड बी। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का क्या अर्थ होता है। देखिए रचनावाद से संबंध है, बच्चों को एक्टिविटी कराना, स्टेज पर कुछ प्रोग्राम वगैरह कराना है ना, वो सब इसमें आ जाते हैं। क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कराना, ये सारी चीज़ें आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म सोच के अंदर जो है वो आती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना साइंस के विषय में, नहीं। एक्टिविटी, बिल्कुल एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग साइंस, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना ही यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो दिखाए। क्यों, क्योंकि बच्चा एक्टिवली है, बच्चे से हम चीज़ें करवाएंगे, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम उसको एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहे हैं सारे प्रोसेस में। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी डिस्करेज ताकि करें उसको कि वो क्वेश्चन ना पूछे, नहीं है तो गलत है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देना साइंटिफिक डेवलपमेंट की, नहीं, ये सब कंस्ट्रक्टिविज्म को तरफ, रचनावादी विचारधारा की तरफ नहीं दिखाता। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। इस तरह से हमने अपना मॉक टेस्ट 1 देखा। एंड तक आपके ये मॉक टेस्ट जो है वो अब आते रहेंगे, तो चैनल से बने रहें। थैंक यू।